हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, चाइना दुनिया के लिए इस समय पर जिस तरीके से सरदर्द बना हुआ है और दुनिया जिस तरीके से चीन ने दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से तरक्की करी है और आज के दिन दुनिया की फैक्ट्री बनकर उभरा हुआ है, पूरी दुनिया हतप्रद है, चमत्कृत है, बिल्कुल जिसे कहते हैं एस्टोनिश्ड है कि यार हुआ कैसे इतनी तेज़ी से और कैसे हम पूरी की पूरी दुनिया जो है, जो किसी टाइम पर यूरोपियन यूनियन जो है, वो यूरोपियन यूनियन किसी टाइम पर दुनिया को डोमिनेट करता था, किसी टाइम पर अमेरिका डोमिनेट करता था, दुनिया के सबसे बड़े फैक्ट्रीज वगैरह सब चीज़ें अमेरिका के अंदर होती थी। मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे अमेरिका का पतन सुनिश्चित हो चुका है। अब अमेरिका जो है वो धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ता जा रहा है। वही सिचुएशंस जो हैं कहीं ना कहीं आज के दिन अमेरिका उसी के कॉन्टिन्यूटी में देखा जाए तो चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंजर है, सब चीज़ें हैं। लेकिन क्या असलियत में, क्या सच्चाई में चाइना इतना ताकतवर है या चाइना पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में कोई भी इसे रोकने लायक नहीं है? क्या इंडिया इसको चैलेंज कर सकता है या क्या नहीं कर सकता? इस चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा और इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब रियलिटी के अंदर आगे बढ़ जाते हैं कि असलियत में अगर चाइना का डेवलपमेंट देखा जाए तो 1949 के अंदर चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ और चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बाद मोटे तौर पर यदि देखा जाए 1949 के अंदर चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद माओ जेडोंग आए और माओ जेडोंग ने लगभग 1976 के आसपास तक चाइना की पूरी सिस्टम को संभाले रखा और चाहे कुछ भी किया उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसका एक बेस बना दिया। हालांकि उस दौरान चाइना जो है वो बहुत बुरे दौर से भी गुजरा और सब चीज़ें। अगर आप देखेंगे 1970s के बाद अप्रॉक्सीमेट 60 एंड या 70s के बाद आप एकदम से अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर चाइना ने रशिया का साथ छोड़कर एक नई पॉलिसी अपनाई और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ने लगा। और पहली बार ऐसा लगने लगा कि चाइना जो है वो अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी या कम्युनिज्म को छोड़कर आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका वाली पॉलिसी को अपनाता जाएगा। लेकिन एकदम से पता लगा कि कम्युनिस्ट को छोड़कर वो कहीं आगे नहीं बढ़ा, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर वो कहीं आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसने केवल और केवल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और गवर्नमेंट के नाम पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को या सिंगल पार्टी रूल को, जिसे आप कहेंगे सिंगल पार्टी रूल इसे बनाए रखा। और आज के दिन भी अगर आप देखते हैं तो सिंगल पार्टी रूल ही चाइना के अंदर चल रहा है और चाइना को डोमिनेट कर रहा है। इस सिंगल पार्टी रूल के अंदर सिंगल पार्टी रूल को बनाए रखते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है, सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है, वो डेंग जियाओपिंग को जाता है। इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, पूरे का पूरा सिस्टम बना चुका हूँ कि 1976 के आसपास से अगर शुरू किया जाए तो अप्रॉक्सीमेट 2000 के आसपास तक लगभग 24 साल तक अलग अलग पोस्टों के ऊपर डेंग जियाओपिंग जो हैं उन्होंने काम किया और चाइना को एक सुपर पावर की तरफ, एक चाइना का बेस बना दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़ के मामले में चाइना का एक बेस बना दिया और इस हद तक चाइना का एक बेस बनाया कि जिसके ऊपर 2000 तक चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन चाइना का बेस ज़बरदस्त बन चुका था और प्लेटफॉर्म बन चुका था। उस पर से वो रनवे के ऊपर चाइना की इकोनॉमी आ चुकी थी, बस उसे टेक ऑफ करना बाकी था। 2005 के आसपास तक भी, 2002-3 के आसपास तक भी देखते हो तो चाइना और इंडिया की इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेट सेम ग्रोथ रेट से जा रही थी, क्योंकि चाइना पूरा का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कर रहा था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ग्रोथ रेट बहुत जल्दी दिखाई नहीं देती है। और इंडिया जो है वो पूरी ताकत के साथ, इंडिया जो है उस 10 साल के अंदर बहुत बुरे तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस में गुजर रहा था और जिस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, आपस में ये लोग सरकार ही नहीं बना पा रहे थे, नीतियों की तो बहुत दूर की बात है। आया राम गया राम की सरकार थी, कोई 6 महीने की, कोई 13 दिन की, कोई 13 महीने की, ऐसी सरकारें पूरे के पूरे 90 के दशक में चली। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। जब चाइना का ग्रोथ होना शुरू हुआ, डेंग जियाओपिंग ने बेस बनाया और उनके आगे के 2 प्रीमियर्स ने चीन को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया जहां चीन के अंदर महाशक्ति बनने के सारे गुण मौजूद थे। डबल डिजिट ग्रोथ, और वो भी लगभग
2 से 3 दशकों तक डबल डिजिट ग्रोथ ने पूरी दुनिया को हिला के रखा कि इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ कैसे। और अब पूरी की पूरी सबसे सस्ती लेबर चाइना के अंदर, सबसे अच्छे टैलेंटेड पर्सन्स चाइना के अंदर, सबसे बड़ी फैक्ट्रीज से लेकर हर चीज़ चाइना के अंदर, पूरी दुनिया की फैक्ट्रियाँ चाइना के अंदर इकट्ठी हो रखी हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो थी हदप्रद थी कि असलियत में मामला क्या है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना ग्रो किए जा रहा है और फैक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, या फिर यूं कहेंगे प्रोडक्शन हब ऑफ दिस वर्ल्ड बनता चला गया। ऐसी सिचुएशन में 2013 आता है। 2013 के आसपास तक अगर आप देखेंगे तो चाइना के पास अप्रॉक्सीमेट $4 ट्रिलियन के आसपास का, $3 ट्रिलियन के आसपास का, $3 ट्रिलियन के आसपास का चाइना के पास एक फॉरेन रिजर्व इकट्ठा हो गया। और ये फॉरेन रिजर्व का मतलब ये है कि इतना सारा पैसा जो है दुनिया के देशों को सामान बेचकर कमाकर इसके खाते में इकट्ठा हो गया। इतना सारा फॉरेन रिजर्व दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं था। ये अपने आप में सबसे बड़ी सिचुएशन थी। अगर आप अमेरिका को देखें तो उसके ऊपर $14 ट्रिलियन का कर्जा है, $14 ट्रिलियन का कर्ज है जो उसे चुकाना है। और अब वो $14 ट्रिलियन जो है बढ़ते बढ़ते 15 या 16 ट्रिलियन हो चुका है, 15 ट्रिलियन के आसपास हो चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में 15 ट्रिलियन का कर्ज और 3 ट्रिलियन ही सही, लेकिन $3 ट्रिलियन इसके फॉरेन रिजर्व्स में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बड़े अमाउंट के अंदर अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स खरीद रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका की सरकार को कर्जा दे रखा है। बड़े अमाउंट में अमेरिका की सरकार को कर्जा दे रखा है। बहुत कम देश हैं जिनके पास इतना पोटेंशियल है कि अमेरिका की सरकार को कर्जा दे सकें और कर्जा इतने बड़े अमाउंट में दे सकें कि अमेरिका की इकोनॉमी हिल जाए। फिर भी मेरा फोकस ये कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो चाइना के पास पड़ा हुआ है। यहाँ पैसा है, ताकत है, प्रोडक्शन हब है, हर चीज़ है। अब एक लेवल आ चुका है कि यहाँ से अब कोई भी देश चाहेगा कि वो नंबर 1 की पोजीशन को क्लेम करे और आगे बढ़े। ऐसे में नंबर 1 की पोजीशन को क्लेम करने के लिए चाइना के पास सबसे बड़ा चैलेंजर कोई अगर देश है तो वो अमेरिका है। अब एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ यहाँ पर खड़ा हुआ अमेरिका है। लेकिन अगर आप यहाँ प्रॉब्लम की फॉर्म में देखेंगे तो अमेरिका जो चैलेंजर या अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, एक तो अमेरिका का यूरोप से के साथ एक डोमिनेंस है ज़बरदस्त लेवल पर। अमेरिका का यूरोप के साथ ज़बरदस्त लेवल पर एक डोमिनेंस है, क्योंकि अमेरिकन्स और यूरोपियंस दोनों एक ही कल्चर के हैं, एक ही ओरिजिन के हैं, सब चीज़ें उनकी सेम है। और अमेरिका का मैक्सिमम लगभग 80-85% जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस का है। तो ऐसी सिचुएशन में यूरोप के साथ उसका एक भाईचारा, रोटी बेटी टाइप का संबंध बना हुआ है। दूसरा, अमेरिका की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जो दुनिया का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की स्पेलिंग देख लेंगे कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ असलियत में अगर आप देखें तो दुनिया का 24% जो ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से होता था। अब 24% ट्रेड अगर अमेरिका का है और अमेरिका ही इस 24% ट्रेड को डोमिनेट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं असलियत में क्या रहा होगा। अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर देश आज भी है इकोनॉमी के मामले में, ट्रेड के मामले में। भले ही कर्ज है, भले ही खर्चा ज़्यादा है, भले ही समस्याएं हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे 22-24% के आसपास अमेरिका का ट्रेड है और चाइना जो है वो 15% के आसपास पहुंच चुका है। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका के साथ एक जो है तीसरी सबसे बड़ी पार्ट के मिलिट्री पावर जो है या मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो अमेरिका की सबसे ज़्यादा है, जो चाइना को चैलेंज क्रिएट कर रही है। सुपर पावर बनने के लिए इसको फेस करना पड़ेगा। और उसके बाद डॉलर की जो मजबूती है, डॉलर पावर जो है या डॉलर डिप्लोमेसी जो है, और दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो करेंसी है वो डॉलर है, और वो अमेरिका के पास है। और अमेरिका चाहे तो ज़्यादा डॉलर छाप ले, अमेरिका चाहे तो ज़्यादा डॉलर ना छापे। अब ऐसी सिचुएशन में ये अमेरिका की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। चाइना को इन सब चीज़ों से निपटना था, चाइना को इन सब चीज़ों से निपटना था। और चाइना के पास जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो ये थी उसका ट्रेड, जो अमेरिका से शिफ्ट होकर चाइना के पास चला गया। और उसमें भी चीप प्रोडक्ट्स जो पूरी दुनिया की मार्केट के अंदर भर चुके हैं,
और तीसरा इसके पास इसका फॉरेन रिजर्व जो इतना ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा है कि पूरी दुनिया के एक बड़े हिस्से के ऊपर कैप्चर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सिंगल लीडरशिप या सिंगल पार्टी रूल यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिंगल पार्टी रूल यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और यही एक कारण है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और कोई भी प्रीमियर आएगा, कोई भी प्रीमियर या चीफ आएगा, वो कम से कम 10 साल तक तो रहेगा ही रहेगा। अमेरिका या किसी भी दूसरे देश, किसी भी यूरोपियन देश को अगर आप देखेंगे तो वहाँ वो 10 साल तक नहीं रहेगा, वहाँ 4 साल तक रहेगा, 5 साल तक रहेगा, दोबारा चुन के आना पड़ेगा, चुनाव का दबाव होगा। तो डेमोक्रेसी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, एक बार आ गए तो 10 साल, उसके बाद आपको कोई विपक्ष नहीं। यहाँ शी जिनपिंग आए तो उसने 10 साल की जगह अपने आप को लाइफ टाइम प्रीमियर डिक्लेयर करवा दिया है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखेंगे तो चाइना के पास एक नया सेक्शन डेवलप होके आया। चाइना को एक चीज़ ये समझ में आई अच्छे तरीके से, या चाइना शुरू से एक चीज़ को जानता है कि असलियत में दुनिया में सबसे पुराना जो ट्रेड रूट था, दुनिया का सबसे पुराना ट्रेड रूट चाइना के साथ जो था, या तो वो सिल्क रोड था, या तो वो सिल्क रोड था, या फिर मैरीटाइम रूट था, मैरीटाइम रूट था। अगर आप सिल्क रोड देखेंगे तो इस तरीके से आपको पूरी दुनिया के अंदर चाइना यानी बीजिंग, शंघाई से लेकर जहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ट्रेड रूट्स के थ्रू अलग अलग जगहों पर अमेरिका, चाइना से लेकर और रॉटरडम और यूरोप के अलग अलग देशों तक, रशिया होते हुए या फिर तेहरान, इस्तांबुल होते हुए चाइना के प्रोडक्ट्स खूब जाते थे। ओल्ड सिल्क रूट यही था और न्यू सिल्क, ये ओल्ड सिल्क रूट था। चाइना इस चीज़ को जानता था कि अगर ये ओल्ड सिल्क रूट जो किसी टाइम पर ज़बरदस्त लेवल पर चलता था, वो अगर दोबारा चालू हो गया तो इसी बहाने दो काम होंगे। एक तो इन सिल्क रूट्स पर आने वाले जितने भी देश हैं वो सारे चाइना से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अमेरिका की डोमिनेंस, चलो यूरोपियन देशों को छोड़ दिया जाए, यूरोपियन देशों के छोटे से हिस्से या नाटो देशों के ग्रुप को छोड़ दिया जाए 27 देशों को, तो बाकी जितने भी देश हैं वो चाइना से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, सिल्क रूट में मैरीटाइम रूट को भी अगर जोड़ दिया जाए तो बड़ा हिस्सा इन देशों का भी जुड़ेगा। तो और यहाँ अगर चाइना से ट्रेड हो रहा होगा तो हर कोई अमेरिका से ज़्यादा चाइना से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। ऐसे में इस ओल्ड सिल्क रूट को दोबारा से रिजुविनेट किया जाए, दोबारा से डेवलप किया जाए, ये प्लान बनाया गया है। दोबारा से इस ओल्ड सिल्क रूट को डेवलप किया जाए, रीडेवलप किया जाए, ऐसा प्लान बनाया गया। जब ऐसा प्लान बनाया गया तो यहाँ पर शी जिनपिंग ने ओल्ड सिल्क रूट के ऊपर देखा गया, मतलब सबसे पहले, और ये सारा काम, ये सारा सपना जो था ये शी जिनपिंग का था। शी जिनपिंग ने आते ही सबसे पहले अपनी पावर अपने हाथ में इकट्ठी करनी शुरू करी, तो बहुत सारे टाइटल्स उन्होंने लेना शुरू किया। सबसे पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी, दूसरा चेयरमैन ऑफ सेंट्रल आर्मी और प्रेसिडेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये 3 टाइटल्स तो इनके बड़े हैं और 9 अदर टाइटल्स भी हैं जो इनके पास हैं। मेनली प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड चेयरमैन ऑफ आर्मी मिलिट्री कमीशन। अब सब चीज़ों के ऊपर शी जिनपिंग ने अपॉइंटमेंट करने के बाद सबसे पहले सब चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू किया। और चाइना में नॉर्मली ये सिचुएशन रही है कि जो प्रेसिडेंट होता है वही कम्युनिस्ट पार्टी का हेड भी होता है और वही सबका हेड भी होता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब सारी पावर इनके अकेले के हाथ में आ जाएगी तो ये हर पावर को कंट्रोल करने के बाद इनका एक सपना, और सपना क्या, 1 बेल्ट 1 रोड। 1 बेल्ट 1 रोड, ये एक ऐसा प्रोडक्टिव सपना था कि अगर इसे कामयाब कर दिया, कि ये बहुत बड़ा प्लान था, और कामयाब अगर ये हो गया, अगर ये कामयाब हो गया तो पूरी दुनिया के अंदर चीन की ऐसी धाक होगी और अमेरिका को उठाकर बाहर फेंक देगा पूरी दुनिया से, या अमेरिका को भी साइडलाइन कर दिया जाएगा। ये चाइना की पॉलिसी है, या ये शी जिनपिंग की पॉलिसी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ वायबिलिटी को देखेंगे कि अल्टीमेटली सबसे बड़ी बात, इतने बड़े प्रोजेक्ट दुनिया का 1.6 ट्रिलियन डॉलर की, अगर मतलब OBOR बनाया और 1.6 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बन गया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर 1.6 ट्रिलियन डॉलर यानी अप्रॉक्सीमेट आपके 3 ट्रिलियन डॉलर जो आपके पिछले 20 साल के अंदर कमाए गए थे, उसमें से आधे से ज़्यादा डॉलर्स आपने
उठाकर ऐसे प्रोजेक्ट्स में डाल दिए जिसकी वायबिलिटी के ऊपर या जिसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर या उससे क्या रिटर्न्स आएंगे उसके ऊपर सवालिया निशान लग गया। अब ऐसे में आपने क्या किया, सबको पैसा देना शुरू किया। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से अमेरिका को आप चैलेंज करना चाहते हैं, अमेरिका की एक बड़ी पकड़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी है। और जिस तरीके से अमेरिका का कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस WHO, UNO या यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है, चाइना इस चीज़ को हमेशा अच्छे तरीके से समझता है। और क्योंकि चाइना इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझता है, इसलिए बहुत सारा पैसा WHO से लेकर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी डालना शुरू किया। इसका एग्जांपल कोविड-19 में आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त लेवल पर, मतलब कोविड-19 के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो WHO ने चाइना को कुछ खासा कहा नहीं, क्योंकि WHO की बड़े अमाउंट में फंडिंग जो है वो चाइना से हो रही है। और अमेरिका जो है आए दिन धमकाता रहता है, दबाव डालता रहता है अमेरिका, और दूसरी तरफ चाइना चुपचाप पैसा दिए जा रहा है। नतीजा क्या, WHO चाइना की वाणी बोल रहा है, WHO चाइना की भाषा बोल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर देखेंगे अल्टीमेट लेवल पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं। जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं पावर को कैप्चर करने के लिए, पावर को इकट्ठा करने के लिए, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान होता है कि इसके रिटर्न्स क्या होंगे, अब इसके रिटर्न्स अगर क्या होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सबको किसी को पता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर चेकबुक डिप्लोमेसी डेवलप की गई। चेकबुक डिप्लोमेसी डेवलप क्या की गई, चेकबुक डिप्लोमेसी डेवलप की गई। इस चेकबुक डिप्लोमेसी का मतलब ये था कि भाई अगर किसी भी देश को पैसे की, छोटे छोटे देशों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो, वो वापस कर पाएँ या ना कर पाएँ, उनकी किसी प्रॉपर्टी को ले लो। अब आप, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपके पास पैसा है, आपने पैसा दे दे के बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ खरीद ली जिनका आउटकम क्या है पता नहीं, बस प्रॉपर्टी है। आउटकम क्या है पता नहीं, बस प्रॉपर्टी, और बड़ी सारी प्रॉपर्टी है। वो रिटर्न्स क्या देंगे पता नहीं। अब श्रीलंका को आपने $13 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट पैसा, $13 बिलियन का पैसा दिया, और $13 बिलियन अगर आप लोगों ने उनको दे दिए तो उसका रिटर्न्स क्या आएंगे पता नहीं, समझे। वहाँ पर आपने हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, वहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो माना कि बहुत अच्छी है, लेकिन उसका इकोनॉमिक वायबिलिटी कितनी है, रिटर्न्स क्या है पता नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया गया CPEC के ऊपर $62 बिलियन का किया गया, लेकिन पाकिस्तान क्या उस $62 बिलियन को लौटा पाएगा, नहीं। अब आप क्या करेंगे, वहाँ पर चाबहार डेवलप करेंगे, ठीक है, हो सकता है वो आपको प्रोडक्टिविटी दे, लेकिन वहाँ CPEC जो है उसकी कॉस्ट जो $45 बिलियन से शुरू हुई थी, वहाँ $62 बिलियन पहुँच चुकी है, और जो असेसमेंट है कि वो $70 बिलियन क्रॉस हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप खुद सोच कर देखिए, जो काम 45 से शुरू किया था वो 72 तक पहुंच गया, और मे बी पॉसिबल अभी आगे और बढ़ेगा। पूरा हुआ नहीं है, आउटकम आया नहीं है, प्रोडक्शन उसका पूरा नहीं हुआ, और कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये घाटे का सौदा है या नहीं है। और कोई भी सिंपल बिजनेसमैन इस मामले में अगर आप देखेंगे तो वो पैसे को अटका के खड़ा हुआ है, रिटर्न्स कब आएंगे पता नहीं। ऐसे में तिजोरी ही खाली हो रही है और कुछ भी नहीं। और आप पाकिस्तान को छोड़िए, आप ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ईरान तो फिर भी चलो प्रोडक्टिविटी को देख लेगा, लेकिन अगर आप क्रा कैनाल डेवलप करने की बात कर रही हैं, आप म्यांमार के पोर्ट्स को डेवलप करने की बात करें, क्योंकि एक फियर फैक्टर हो चुका है। फियर फैक्टर ये हो चुका है कि ये मैरीटाइम सिल्क रूट अगर रुक गया तो, ऐसे में इस फियर फैक्टर से बाहर निकलने के लिए भी, अल्टरनेट ढूंढने के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। और जहां जो चीज़ प्रोडक्टिविटी नहीं है, या जिस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं, या जो चीज़ आउटकम नहीं देगी, वहां पर भी बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जब आप कहीं पर भी ऐसी जगहों पर बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, भले ही लोगों का कहना यह है कि इससे चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, सब चीज़ें, लेकिन चाइना के साथ अपनी प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, वहाँ पर लेबर महंगी होती जा रही है, वहाँ पर लोगों के जो इनकम जो पैसे हैं वो ज़्यादा बढ़ते, मतलब वो सैलरीज जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो वही रीज़न है कि जिन कंपनियों के भरोसे, जिन कंपनियों ने उनको पैसा कमा के दिया, अब वो कंपनी धीरे धीरे बाहर खिसकना शुरू कर चुकी है। अब ऐसी सिचुएशन में पैसा आपने बाहर लगाया, वहाँ पर कोविड-19 आने के बाद जितने भी देश थे उन सब ने पैसा देने के लिए हाथ खड़े कर दिए, और अब वो साफ कह रहे हैं या तो हमें लीज दो वरना हमारे बस की नहीं है। यानी बैंक किसी को पैसा दे रहा है और लगभग सभी जो हैं उस बैंक के पैसे को देने से मना कर दें तो क्या होगा, जब सभी उसके पैसे को देने से मना कर देंगे तो उसका दूसरा असर ये होगा कि पूरा बैंक ही डूब जाएगा। यही चाइना के साथ होता हुआ अभी नज़र आ रहा है। तीसरी बात,
यहाँ एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन और है, और वो ये कि चाइना दनादन दनादन यूरोप तक अपने सामान को भेजने की कोशिश तो कर रहा है। इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन चाइना के अंदर ज़बरदस्त हो चुका है, लेकिन चाइना की एक कमज़ोरी है, और वो कमज़ोरी ये है कि चाइना ने अपनी स्टेट पावर को कम करने की कोई कोशिश नहीं करी लेकिन वो लगभग उस स्टेट पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और लगातार बढ़ाता जा रहा है। नॉर्मली ये होना चाहिए, जब आपके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाए, जब आपके देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति हो जाए, तो आपको जो स्टेट है उसे पीछे हटना चाहिए, स्टेट को पीछे हटना चाहिए, और अर्थव्यवस्था के को चलाने वाले जो बिजनेसमैन हैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन चाइना में खासकर इनकी शी जिनपिंग की आदत क्या है? नो अपोजिशन। यहाँ कोई अपोजिशन नहीं है, और जो अपोजिशन करेगा उसको उठा के गायब कर दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैक मा का है। इन्होंने सिर्फ एक बयान दिया था चीन की सरकार के रिफॉर्म्स के लिए कि हाँ, चीन के अंदर इस तरीके के रिफॉर्म्स होने चाहिए कि बिजनेस कम्युनिटी को और ज़्यादा लिबर्टी दी जाए। यकीन मानिए, पूरी अलीबाबा कंपनी को डुबो दिया गया, पूरी की पूरी कंपनी को डुबो दिया गया, जैक मा को गायब कर दिया गया, और इतने हालात बुरे कर दिए गए कि कई दिन तक तो ये दिखे भी नहीं कि हैं कहाँ। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एक जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, एक देश अगर उसको बर्बाद कर दे, तो वहाँ बिजनेस कम्युनिटी जो है, बिजनेसमैन्स जो हैं, क्या वो आगे किसी तरीके का प्रोग्रेस कर पाएंगे या किसी तरीके का अच्छा कोई रिजल्ट या रिफॉर्म दे पाएंगे? आंसर है नहीं। ये चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक COBOR में पैसा खर्च करना, और दूसरा अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो लीडर्स हैं उनको ख़त्म करना और उनको दबा के रखना, क्योंकि उनको लिबर्टी ना देना, स्टेट कंट्रोल इतना ज़्यादा हो जाना, इतना ज़्यादा स्टेट कंट्रोल हो जाना कि आम आदमी जो है वो सोच ही ना पाए कि आगे करें क्या। और अगर आपका स्टेट कंट्रोल इतना ज़्यादा है और आम आदमी आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसकी सबसे बड़ी सिचुएशन मतलब बर्बादी की फॉर्म में आपको ये नज़र आएगी कि अंदर ही अंदर सिस्टम जो है वो सड़ने लग जाता है। अधिकारी जो हैं वो बिज़नेस को खाने लग जाते हैं, और जब पैसे की होड़ लगती है और अधिकारी बिज़नेस को खाने लगते हैं, तो जो USSR का हाल हुआ था वो चाइना का होगा। लेकिन भले ही वो चाइना का हाल आज ना हो, आज नहीं होगा, ये पक्का समझ लीजिए। इतना बड़ा बरगद का पेड़ है कि इसके तने को भी गलने के अंदर 30-40 साल लगेंगे, लेकिन जब तक वो गल के गिरना शुरू करेगा 30-40 साल तो लगेंगे, लेकिन 30-40 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो चीन जो है वो बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। जैसे रशिया एकदम से कलैप्स कर गया, और छोटे छोटे जितने भी देश थे वो 15 के 15 देश इधर से उधर भागने लग गए। वही काम चाइना के साथ होगा। और ये चाइना ने जिस तरीके से कोविड-19 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अपना रौब दिखाने की कोशिश करी है, ये चाइना के अगेंस्ट पूरी दुनिया को खड़ा करने में कामयाब हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, पूरी दुनिया अब चाइना से एक नफरत की निगाह से देख रही है, और जो भी कैपेबल बड़े देश हैं वो चाइना से एक दूरी बनाने के साथ साथ उसका अल्टरनेट खोजने की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे इसमें अमेरिका हुआ, चाहे इसमें यूरोपियन यूनियन हुई, चाहे इंडिया हुआ, चाहे और कोई, और हर कोई एक इस तरीके की पॉलिसी बनाना चाह रहा है कि चाइना के डिपेंडेंसी का अल्टरनेट ढूंढा जाए। और अगर चाइना की डिपेंडेंसी का अल्टरनेट ढूंढने के लिए लगभग हर देश चालू हो गया, तो आने वाले समय के अंदर चाइना को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और यहीं से इसकी पतन की शुरुआत। तो मेरा मानना यह है कि अभी जो कोविड-19 में देशों ने कोशिश करनी शुरू करी है, वहाँ से उस जो इंडिया के या दुनिया के देशों ने कोशिश करनी शुरू करी है, ये चीन के वर्चस्व को चुनौती देने वाला है। ये चीन के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, जो आगे आने वाले समय में चीन को कहीं ना कहीं एक नुकसान पहुँचाएगा। तो यहाँ से चीन के एक पतन की शुरुआत, भले ही अभी लोगों को वो पतन दिखाई ना दे, लेकिन अगले कुछ 10 साल में वो थोड़े थोड़े उसके सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और अगले 30 साल तक या 20 साल के आसपास अगर आप देखेंगे तो जैसे रशिया का हाल हुआ था, वैसे ही क्रुश्चेव के बाद अगर आप देखेंगे तो रशिया का हालत ख़राब होती चली गई थी, लेकिन बर्बाद होने या कलैप्स करने में अगले 20 साल लगे थे। और क्रुश्चेव के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो रशिया बहुत चरम पर था, पीक पर था। वही हाल यहाँ पर है। यहाँ चाइना अभी पीक पर नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी वो इन्वेस्टमेंट, वो सारे काम जो कि प्रोडक्टिव नहीं है,
वो सारे के सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चीन में शुरू से एक बात रही है, चीन हमेशा ये कहता है कि जो गलती यूएसएसआर ने करी वो हम नहीं करेंगे, लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहा कि यूएसएसआर ने जो गलती करी वो ये नहीं करेंगे, लेकिन यूएसएसआर के समय जो गलतियां अनजाने में हुई या जिनका आप असेसमेंट नहीं कर पाए, वही गलतियां आप दोहरा रहे हो। और मे भी पॉसिबल ऐसा होता है। चरम पर जो सूरज होता है तो चरम का मतलब ये है कि अगला कदम नीचे होगा, और अगर ये चीन का चरम है और इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा और चीन के पास इससे आगे जाने के पॉलिसी नहीं है, तो इसका मतलब ये है अगला कदम इसे मजबूरी में सही नीचे रखना पड़ेगा। और चलना इस पृथ्वी का नियम है, तो अगला कदम अगर पहला नीचे पड़ गया तो भले ही ये ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक समय के बाद पतन तो शुरू हो ही चुका है, ये दिखना लाजमी है। और अगले 10 साल के अंदर, अगले कुछ सालों में आपको चीन का पतन नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दुनिया एक तरीके की कोशिश में लग चुकी है कि इस चीन को निपटाना है। और चीन की प्रतिक्रियावादी नीति जो है, रिएक्शनरी पॉलिसी जो है, उसने इस दुनिया के अंदर इस दुनिया में चीन की जो साख खराब की है, और जिस तरीके से चीन के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश कर रही हैं और जिस तरीके से कंपनियां अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, वो बहुत चैलेंजिंग होगा चीन के लिए रोक पाना। यहाँ से एक पतन शुरू हो चुका है। आगे आने वाले समय में हो सकता है 20 साल के अंदर अंदर आपको ऐसे ऐसे कुछ चेंजेस नजर आए कि चीन जो है अंदर ही अंदर कलप रहा, मतलब अंदर ही अंदर क्राइसिस से गुजर रहा है। और वन पार्टी रूल के अंदर, और वन पार्टी रूल की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और होती है इकोनॉमिक क्राइसिस, कि इकोनॉमी जब तक चरम पर रहेगी तब तक वो वन पार्टी रूल बहुत अच्छा चलेगा। जिस दिन इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसी टाइम पर आपको ये सिंगल पार्टी को उखाड़ कर फेंकना शुरू कर देंगे और फिर अल्टरनेट नहीं मिलेगा। और जब अल्टरनेट नहीं होता तो रशिया वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। रशिया की बर्बादी का कारण वो सिंगल पार्टी रूल था और अल्टरनेट पार्टी का अवेलेबिलिटी नहीं थी। डेमोक्रेसी की खास बात यह है कि धीरे है, लेकिन अल्टरनेट गवर्नमेंट या अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मौजूद होती हैं। तो बाकी देखते हैं चीन का पतन। मेरा असेसमेंट ये है कि हाँ, शुरू हो चुका है, और थोड़े थोड़े धीरे धीरे आपको, अभी भले ही लोग इस चीज़ से सहमत ना हो, लेकिन अगले 10 साल के अंदर अंदर आपको नज़र आएगा कि हाँ, चीन का एक पतन बहुत ज़बरदस्त लेवल पर आगे बढ़ चुका है। और मतलब दिखने लगेगा कि अब वो चीन की ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं, क्योंकि वो सामने आ चुकी होंगी, तो वो फॉल्ट लाइन्स जो है वो चीन को पतन की तरफ धकेल रही होंगी। समझे? वो फॉल्ट लाइन्स, वो कमियां, वो सामने धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। वो कमियां अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी हैं, और जैक मा का पतन और वन बेल्ट वन रोड का आउटकम ना दे पाना और एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर आगे बढ़ना और दुनिया के देशों को जो कर्जा दे रखा था वो वापस ना मिलना, चीन के पतन की एक मतलब शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। कंपनियों का बाहर निकलना भी चीन के पतन की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। बाकी देखते हैं सिचुएशन कहां तक जाती हैं। उम्मीद करते हैं भारत इस पतन का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।